हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं संजीव कुमार, आपका फिज़िक्स टीचर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फर्स्ट वीडियो संजीवनी वीडियो सीरीज़ की, जिसके अंदर मैं टॉपिक कवर करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज और फील्ड में जब भी क्वेश्चंस आए हैं, किन कंसेप्ट्स पर आए हैं, हम हर कंसेप्ट का एक क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा किस तरह से सीबीएसई के क्वेश्चंस, चाहे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, किस तरह से उन्हें सॉल्व किया जाता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन है, टू इक्वल बॉल हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज Q coulombs are suspended by two insulating strings of equal length. What would be the effect on the force when plastic sheet is inserted between the two? स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे पास टू बॉल्स हैं जो कि चार्ज्ड हैं और उन्हें एक थ्रेड से सस्पेंड किया गया है, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स के साथ उसे सस्पेंड किया गया है। एज यू नो, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव का चार्ज है, सिमिलर चार्ज है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो वो कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। तो ये दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो ये एक दूसरे पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं। मीन्स अगर इन पे चार्ज मैं क्यू कंसीडर कर रहा हूँ तो इनके ऊपर फोर्स होगा F, विच इज़ इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, जो हमने सिमिलर और इक्वल कंसीडर किया है। सो Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। सपोज दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। नाउ अगर क्वेश्चन पूछा गया है, अगर इनके बीच में एक प्लास्टिक शीट इंसर्ट कर दी जाए तो बताओ न्यू फोर्स क्या होगा? स्टूडेंट, एज यू नो, प्लास्टिक इज अ डाई इलेक्ट्रिक। प्लास्टिक इज अ डाई इलेक्ट्रिक। लेट अस कंसीडर इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कैपिटल K। तो आपको पता है, जब भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम दो चार्जेस के बीच में आ जाता है तो उनका फोर्स जितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है उससे डिवाइड हो जाता है। मीन्स उसका फोर्स क्या रहेगा? F डैश विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो जो न्यू फोर्स होगा F डैश, वो हो जाएगा F/K। कब? जब एक प्लास्टिक की शीट इसके बीच में इंसर्ट कर दी जाएगी। सो दिस इज द कंसेप्ट। सो स्टूडेंट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आने से फोर्स K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, 4 पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल Q, स्मॉल q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड A एज शोन इन द फिगर। स्टूडेंट, एक फिगर गिवन है इस तरह से, देयर आर 4 चार्जेस Q, Q, Q एंड Q, और जो स्क्वायर की साइड है वो है A। फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q। हमें इन दोनों में से किसी एक चार्ज पर रिजल्टिंग फोर्स कैलकुलेट करना है। दिस इज द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, हाउ कैन वी कैलकुलेट? इट इज आल्सो ऑन द कंसेप्ट ऑफ कूलम्स लॉ। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट चार्ज, सपोज दिस इज फर्स्ट चार्ज, दिस इज सेकंड चार्ज, दिस इज थर्ड चार्ज। ये तीनों चार्ज इस चार्ज पे एक फोर्स लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस अगर A है तो ये डिस्टेंस भी A होगा। अगर स्टूडेंट मैं इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करूं, ये डिस्टेंस मेरे पास, अगर ये डिस्टेंस भी A है तो दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस? अगर मैं इस डिस्टेंस को, इसे A, इसे B, इसे C कंसीडर कर लूँ तो AC की वैल्यू क्या रहेगी? AC स्क्वायर विच इज इक्वल A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रूट 2A स्क्वायर रूट 2A। तो स्टूडेंट, ये कंप्लीट डिस्टेंस हो जाएगा रूट 2A। ओके, नाउ वन बाय वन सभी फोर्सेस हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसका हम रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ
फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ये चार्ज इस चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि सभी पॉजिटिव के चार्जेस हैं तो ये इसे रिपेल करेगा। फर्स्ट फोर्स F1 यहाँ पर होगा। इसी तरह ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसे रिपेल करेगा, डेट इज F2। और आप देखेंगे स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू पे लगा रहा है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू पे फोर्स लगा रहा है, दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो जो F1 और F2 होगा दोनों सेम रहेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज K Q अपॉन A स्क्वायर। नाउ ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। लेट्स सपोज इस फोर्स को हम F3 से डिनोट कर रहे हैं, डेट इज F3। तो स्टूडेंट F3 की वैल्यू क्या रहेगी, विच इज K Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस। ये चार और ये चार एक दूसरे से √2a डिस्टेंस पर है, तो √2a स्क्वायर K Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। सो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, यहाँ पर तीन फोर्सेस हैं। ये जो दो फोर्सेस हैं ये दोनों के दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो यहाँ हम वेक्टर लॉ एडिशन लगा सकते हैं। मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, F1 और F2 का जो रिजल्टेंट होगा उसे हम F12 कंसीडर करते हैं, जो कि होगा यहाँ पर दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का। तो आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री, और cos 90 होता है 0, तो रिजल्टेंट रहेगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। तो पुटिंग द वैल्यूज यू कैन राइट, सुन F1 और F2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो आप इसे लिख सकते हो 2F1 स्क्वायर। F1 इसे F1 कंसीडर कर सकते हो, तो 2F1 स्क्वायर, तो आपके पास आएगा √2F1, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब F12 की डायरेक्शन भी ये रहेगी जो डायगोनल पे होगी, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, सो नेट फोर्स विल बी F3 प्लस F12। सो यू कैन राइट F3 रहेगा K Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस दिस वन √2F1, एंड F1 इज K Q अपॉन a स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर हमें थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है, कुछ कॉमन निकाला जा सकता है, सो F नेट विल बी, क्या कॉमन आ रहा है, K, also Q कैपिटल Q, also a स्क्वायर, क्या रह गया यहाँ पर K आ चुका है, Q आ चुका है, a प्लस √2 स्मॉल q। So this is the right answer. Okay students, so this will be the net force on the charge. Now question third. A point charge Q is kept in the vicinity of an uncharged conducting plate. Sketch the electric field lines between the charge and the plate. Student, ये concept है electric field lines का, जिसे आप electric lines of force भी बोलते हो। Actually, electric lines of force are the lines along which, is the path along which unit positive test charge moves, जिसके along unit positive test charge move करता है। So किस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, क्या पूछा गया है, उसने कहा कि एक चार्ज है प्लस Q चार्ज है, सपोज ये प्लस Q चार्ज है, और उसके साथ एक कंडक्टिंग अनचार्ज्ड प्लेट रखी गई है। कंडक्टिंग मीन्स वो कंडक्टर है, एक ये प्लेट रखी गई है। कहता है ड्रॉ करो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ड्रॉ करो। तो किस तरह से, आपको पता है अगर एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं और वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड ड्रॉ की जा सकती हैं। बट यहाँ पर एक कंडक्टिंग प्लेट है, तो स्टूडेंट ये पॉजिटिव का चार्जेस की वजह से इस पर इंडक्शन होना चाहिए,
तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव के चार्ज इस साइड इंड्यूस हो जाएंगे और दूसरी साइड पॉजिटिव के चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। तो स्टूडेंट जो लाइंस है वो अपना पाथ चेंज करेंगी, वो कुछ कर्व बनाकर इधर जाएंगी, वो स्ट्रेट नहीं रहेंगी, वो कर्व में चली जाएंगी। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जो कि परपेंडिकुलर बाहर होंगी, बट हमें इन दोनों चार्ज और प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करनी है। तो स्टूडेंट ये होंगी इलेक्ट्रिक लाइंस व्हेन अ कंडक्टिंग प्लेट इज प्लेस्ड in the vicinity of the charge which is plus q. Okay, so this is the concept. Now the next question, and next question is on electric flux. So what is electric flux? Electric flux. Electric flux through a surface area are the number of electric lines passing normally through that surface area. और इसे हम phi से डिनोट करते हैं, and which is E dot ds integration. स्टूडेंट बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस हमें देखनी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए चली जाती हैं। उन नंबर ऑफ लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इसमें पूछा गया है राइट इट्स एसआई यूनिट। सो इसके एसआई यूनिट रहेंगे यूनिट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के होंगे न्यूटन पर कूलम और एरिया के होंगे मीटर स्क्वायर, तो यूनिट बनेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो स्टूडेंट इसके एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसके बाद क्या पूछता है, व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। स्टूडेंट जब भी न्यूमेरिकल करना है सबसे पहले उसका गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है जो कि है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। स्टूडेंट आई कैप का मतलब है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो एक्स एक्सिस की तरफ है। थ्रू अ स्केयर ऑफ साइड, स्केयर की साइड गिवन है जो कि है 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे यहीं पर एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसे एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻² से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये सीधा आ जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। ओके, नाउ व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें बोला गया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया आएगा जिसकी साइड गिवन है वो नॉर्मली है। नॉर्मली कैसे, अगर ये वो सरफेस एरिया है, दिस इज द सरफेस एरिया एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइंस। जो सरफेस एरिया है आप इसे इस तरह से कंसीडर कर सकते हो, दैट इज सरफेस एरिया, और इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरह से पास हो रही है, मींस प्लेन सरफेस और इलेक्ट्रिक लाइंस वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। तो एरिया का जो एरिया वेक्टर है ds वेक्टर, आप एन कैप की डायरेक्शन कह सकते हैं, वो भी इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों ही एक्स एक्सिस की तरफ है। तो स्टूडेंट फ्लक्स क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं एरिया। एरिया क्या होगा, हम एरिया को ds कंसीडर कर लेते हैं, ds से डिनोट कर लेते हैं। एरिया होगा 10⁻⁻1 × 10⁻⁻1 विच इज 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। नाउ फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है E डॉट ds इंटीग्रेशन। अब हमें सबसे पहले एंगल चेक करना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस की तरफ है और एरिया वेक्टर भी एक्स एक्सिस की तरफ है तो दोनों में एंगल होगा 0 डिग्री। आप इसे ओपन कर सकते हो, E ds cos 0 डिग्री एंड cos 0 इज 1। नाउ फ्लक्स विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करना है, 3 × 10⁻³ इंटू एरिया 10⁻²। सो फ्लक्स विल बी 3 × 10⁻⁻1, that is 10, that is 30, you can say 30 Newton meter square per coulomb. So this is the right answer. Now the next question,
A hollow cylindrical box of length 1 meter and area of cross section 25 centimeter square is placed in a three-dimensional coordinate system as shown in the figure. The electric field in the region is given by E, which is variable 50x I cap, where E is in Newton per coulomb and x is in meters. Then find net flux through cylinder and charge enclosed by the cylinder. Okay student, so what is given? First of all, what is given? Given data. First of all, electric field. Electric field is 50x I cap, which is in x-axis direction, and area is, you can say area capital A denote कर सकते हैं, which is 25 centimeter square. Okay, and diagram is given. This is the cylinder. The cylinder length is 1 meter. Also cylinder is at a distance of 1 meter from origin, and this is area of cross section. This is x-axis, y-axis and z-axis, and this is the direction of electric field 50x I cap. ओके स्टूडेंट, तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि नेट फ्लक्स सिलेंडर में कितना है. तो स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रिक लाइंस इधर से जाएंगी, इधर से निकल जाएंगी, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो रहेगा. बट बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिएबल है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता तो हम कह सकते थे कि जो नेट फ्लक्स है वो ज़ीरो है, जितना एंटर किया है वो इतना ही लीव कर गया है. बट हम इसे सॉल्व करेंगे. इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी पॉइंट. दैट इज़ ये जो सरफेस एरिया है ये ए पॉइंट के डिस्टेंस पर है, और जो ये सरफेस एरिया है ये बी पॉइंट के डिस्टेंस पर है. तो सबसे पहले बात करते हैं ए पॉइंट की. फर्स्ट ऑफ ऑल एट पॉइंट ए, यहाँ के फ्लक्स को, इस सरफेस के फ्लक्स को हम phi 1 से डिनोट कर देते हैं. सबसे पहले यहाँ का एरिया कंसीडर करें. स्टूडेंट अगर यहाँ पर एरिया है तो एरिया वेक्टर हमें लेना होता है बाहर की तरफ, ज्योमेट्री से बाहर की तरफ, इसके अंदर नहीं. इसका एन कैप इस डायरेक्शन में होगा. दिस द डायरेक्शन ऑफ एन कैप एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. बट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अगर फाइंड करना है तो डायरेक्शन तो वो एक्स एक्सिस की तरफ है, बट उसकी वैल्यू कितनी है. आप ओरिजिन से ए पॉइंट पर कितनी दूरी पर हो, 1 मीटर, तो x की जगह 1 पुट करें तो यहाँ आ जाएगा 50 × 1 दैट इज़ 50 आई कैप. ठीक है, यूनिट आप लगा सकते हो न्यूटन पर कूलम, सेम न्यूटन पर कूलम. ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखें. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और जो एन कैप है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है. तो दोनों में एंगल है 180 डिग्री. तो आप फ्लक्स निकाल सकते हैं phi 1 विच इज़ E डॉट डी एस इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल यूज़ कर रहा हूँ, E डॉट डी एस. इसे ओपन करें तो E डी एस, मैंने यहाँ डी एस यूज़ किया, आप इसे एरिया वेक्टर को A से डिनोट कर सकते हो. E A cos 180 डिग्री. तो फ्लक्स 1 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 50. अब हमें डायरेक्शन यूज़ नहीं करनी है क्योंकि हम एंगल यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पर आएगा 50 इंटू एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁴ से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बन जाएगा मीटर स्क्वायर. तो 25 इंटू 10⁻⁴. इसे सोल्व करेंगे 125 इंटू 0 10⁻⁴. ओके, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो. तो पहला फ्लक्स हमारे पास आ गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जो पहले सरफेस का है, जो एंटर कर रहा है. एक तरह से हमें लगेगा कि एंटर कर रहा है, बट वो डायरेक्शन जो है वो रिवर्स है. अब इस सरफेस की बात कर लें. एट पॉइंट बी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें
ये पॉइंट ओरिजिन से 2 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो आप लिखेंगे 50 इंटू 2 आई कैप न्यूटन पर कूलम, डेट इज 100। अगेन यहाँ पर भी जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मीन्स दोनों ही एक ही डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और एन कैप भी। तो एंगल होगा 0 डिग्री। यू कैन राइट φ2 ई डी एस, सॉरी यहाँ एरिया ए यूज़ कर रहे हैं, कौन सी सरफेस के लिए, बी सरफेस के लिए सॉल्यूशन हो रहा है, ई ए कोस 0 डिग्री, टोटल आ गया ई ए कोस 0 डिग्री। नाउ पुटिंग वैल्यू, ई इलेक्ट्रिक फील्ड 100 इंटू एरिया 25 10⁻⁻⁴ एंड कोस 0 इज 1। यहाँ कोस 180 हमें -1 यूज़ करना है, कोस 180 -1 यूज़ करना है। ये अब इसे सॉल्व करें तो आएगा 2500 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, that is φ2. This is negative, this is positive. Now what will be the net flux? Net flux φ1 plus φ2. φ1, this one, -1250 into 10⁻⁴ plus 2500 10⁻⁴. Okay student, you can solve it. 1250 पॉजिटिव के इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसे अरेंज कर सकते हैं, 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ दिस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, that is net flux. So this is the answer. This is the net flux inside the cylinder. Student, how can you calculate the net charge inside the cylinder? Student, as you know, as per the Gauss theorem, Gauss theorem में हमें बताया जाता है जो फ्लक्स होता है वो क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, फ्लक्स इज क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो यू कैन कैलकुलेट चार्ज आल्सो क्यू विच इज फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इस नेट फ्लक्स को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हैं तो टोटल चार्ज भी कैलकुलेट हो जाता है। सो यू कैन आल्सो कैलकुलेट द नेट चार्ज, क्या नेट, विच इज इक्वल फ्लक्स इज 1.25 इंटू 10⁻⁻⁻1 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 विच इज 1.1 into 10⁻⁻12 coulomb. This is net charge inside the cylinder. Okay, so this is the concept. क्या हो 1.1 into 10⁻⁻12 coulomb. Now next question is on Gauss theorem. So as you know what is Gauss theorem, as per Gauss theorem the total flux over a closed surface area is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed inside that surface area. अगर कोई भी चार्ज है किसी सरफेस एरिया के अंदर क्लोज है तो उसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो फ्लक्स रहेगा क्या अपॉन epsilon naught, that is the total flux. As per question, how does the electric flux due to a point charge enclosed by a spherical Gaussian surface get affected when its radius is increased? Student, what is Gaussian surface? अगर हमारे पास कोई भी चार्ज गिवन है, फॉर सिमेट्री हम उसे एक सरफेस में इनक्लोज करते हैं, एक ऐसा सरफेस जिसके सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक इक्वल वैल्यू रखती है, इसे हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है। अगर ये गॉसियन सरफेस मैंने क्रिएट किया है चार्ज के चारों तरफ तो उसमें से फ्लक्स निकल रहा है क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसकी रेडियस इंक्रीज़ कर देता हूँ, इस रेडियस के इंक्रीज़ होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो नेट फ्लक्स होगा वो अभी भी क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। सेकेंड थिंग, गॉसियन सरफेस का साइज़ और गॉसियन सरफेस की जो शेप है वो मैटर नहीं करती। जो फ्लक्स है वो सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है कि कितना चार्ज सरफेस ने अपने अंदर क्लोज किया हुआ है।
अगर हमारा गॉसियन सरफेस एक क्यूब होता, क्यूब की शेप में होता और चार्ज इसके अंदर कहीं रखा होता, तो उस समय भी जो नेट फ्लक्स होता वो क्या वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा. सो आंसर विल बी देयर विल बी नो चेंज in the electric flux, it will remain same. Now next question, a charge Q is placed at the center of a cube of side L. What is the electric flux passing through each face of the cube? Student, as per Gauss theorem हमें पता है कि अगर कोई क्यूब है, इसके सेंटर, एक क्यूब है, इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा गया है, तो इसमें से जो फ्लक्स निकलेगा वो होगा फाई विच इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. स्टूडेंट, ये जो फ्लक्स निकल रहा है वो कंप्लीट क्यूब में से निकल रहा है. अगर हम बात करते हैं इसके एक फेस की, तो एक क्यूब में हमें 6 फेसेस मिल रहे हैं, तो हर फेस में से इक्वल अमाउंट जो है फ्लक्स का निकलने वाला है. तो जो एक फेस की अगर बात हो रही है, तो एक फेस में से जो फ्लक्स निकलेगा वो टोटल फ्लक्स का 6th पार्ट होगा, which will be phi q upon 6 epsilon naught. So this is the concept. Now the next question, a small metal sphere carrying charge plus q is located at center of the spherical cavity inside a large metallic spherical shell as shown in the figure. Use Gauss law to find the expression for the electric field at point P1 and P2. Student, हमें इस तरह से एक स्फीयर गिवन है, that is a hollow sphere you can say, और ये आउटर रेडियस कह सकते हैं, this is outer radius and this is inner radius, this one. और यहाँ पर एक कैविटी है, यहाँ पर इसे चार्ज दिया गया है क्यों? चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप ये कंसीडर कर सकते हो. तो पूछा गया है कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है P1 और एक पॉइंट इसमें है जहाँ पर मेटल है, क्योंकि ये जो स्फेरिकल शेल है ये अंदर से होलो है, ये मेटल जो है, जो थिकनेस दिखाई गई है, तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट यहाँ पर दिया है P2, तो हमें बताना है कि इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, गॉस थ्योरम का यूज़ करना है, और इस P2 पॉइंट पर कितना फ्लक्स है. नाउ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है. नाउ हाउ यू कैन कैलकुलेट. स्टूडेंट, जब भी हमें किसी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो वहाँ से हम गॉसियन सरफेस पास करेंगे. लेट्स कंसीडर इट इज़ अ गॉसियन सरफेस हैविंग अ रेडियस R1. तो स्टूडेंट, अगर गॉस थ्योरम अप्लाई करें, E डॉट डी एस डेट इज फ्लक्स विच इज़ इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे ओपन करें, E डी एस कॉस. स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर एरिया कंसीडर करूँ और उसका नॉर्मल बनाऊँ, तो इलेक्ट्रिक लाइंस और नॉर्मल एक ही डायरेक्शन में होंगे. ये हम गॉस थ्योरम की बेसिक में पढ़ लेते हैं जब हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं. तो यहाँ पर cos 0 डिग्री रहेगा, इंटीग्रेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज है वो कैपिटल Q है, दिस इज कैपिटल Q जो इस कैविटी पर है. एक कंसेप्ट और इसमें याद रखना होगा कि जब भी हमें कोई भी पॉइंट किसी स्फेरिकल शेल से बाहर कंसीडर करना होता है, तो हम उस चार्ज को कंसीडर करके चलते हैं, वो कहीं ना कहीं सेंटर पर कंसंट्रेट है, तो हमें पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो हम जस्ट ये कंसीडर कर लेते हैं कि अगर पॉइंट स्फेरिकल शेल से बाहर है तो सारा चार्ज उसके सेंटर पर कंसंट्रेट हो रहा है. तो ये हमें कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा. तो यहाँ से हमारे पास आएगा, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो E इंटू 4 R1 स्क्वायर, क्योंकि ये जो सरफेस हम कट करेंगे वो इस स्फीयर में से कट करेंगे जिसकी रेडियस R1 रहेगी. तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो E की वैल्यू रहेगी वो बनेगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 स्क्वायर, जो कि कुछ वैसे ही है जो पॉइंट चार्ज की वजह से निकलता है. तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1. नाउ क्योंकि P2 पॉइंट जो है वो मेटल के अंदर है, you know net electric field inside conductor is 0. Net electric field inside
conductor is 0. Therefore, electric field at P point, P2 point, ये है electric field at P1 point, P2 point will be 0. So this is the concept. So student, आज मैंने कुछ कंसेप्ट लिए हैं जैसे कूलम्स लॉ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टूडेंट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियोस में आप क्या चेंज चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर के अकॉर्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको क्लियर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।